अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुश आमदीद। आज लाए हैं आपके लिए हम कुछ और। आज हम रेट्स के बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम बताएंगे आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कुछ क्वेश्चंस थे उनके जवाब आप देंगे। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके भी हम क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 2023 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। तो हम सलमान भाई से पूछेंगे, अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो किस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फ्लैटों में है या फिर प्लॉटों पे? तो सलमान भाई बताइएगा कि किस में हमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है 2023 में, अगर कोई करता है तो। अच्छा जैन भाई, एक चीज़ मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने भी इंट्रो में बात की कि जी 2023 में जो इन्वेस्टमेंट है वो करना बेकार है। असल में इसका एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि जो खबर होती है ना वो सिर्फ खबर होती है, किसी एक के लिए बहुत अच्छी होती है और दूसरी पार्टी के लिए वो बुरी होती है। तो अच्छी बुरी कभी नहीं होती, खबर 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 होती है। तो जैसे इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। सिर्फ ये होती है कि कुछ लोग जो नुकसान में जा रहे हैं उनके लिए बैड इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन उसी टाइम के अंदर ही जो आज लेता है जाके उसके लिए तो गुड इन्वेस्टमेंट है ना। क्योंकि अब एक थ्रेशोल्ड होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी ने कितना गिरना है। तो अब एक लिमिट तो आ चुकी है, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड से भी देखते हैं तो नीचे ही रेट है अभी। तो आज आप जो भी लेगा ना इन्वेस्टमेंट वो बेहतर रहेगा हमेशा। तो अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ चलता हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट किस जगह करनी चाहिए। तो अब असल में जिस तरह हमने देखा है कि जैसे आपकी कंडीशंस चेंज होती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तो अपनी जगह पे ही है और हर तरह की प्रॉपर्टी वहीं की वहीं एग्जिस्ट करती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब सिर्फ ये होता है कि जो असल जो आपको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो उन जगहों पे है जहाँ पे अभी आबादी नहीं हुई है। तो उन जगहों के रेट्स थोड़े से गिरे हैं। अब जो कोई भी हमारे दोस्त हैं जो भी हैं जो कि प्लॉटों के अंदर काम कर रहे थे, उनके प्लॉट्स के रेट्स कम हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो जैसे आपके फ्लैट्स हैं, मकान हैं, दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं या कमर्शियल जैसे शादी हॉल हैं और चीज़ें हैं उनकी, ये सब प्रॉपर्टी के अंदर ही काउंट होते हैं। तो इनके अंदर से आपको एक रेंटल इनकम आती है या आप खुद उसको रन करते हैं। दोनों दो सूरतें होती हैं, या तो आपने जगह दे दी है अपनी उसका रेंट लेते रहें, या आप उस काम से मुंसलिक हैं तो वो एक अलग मामला हो जाता है। तो दोनों सूरतों को देखते हुए अब सिर्फ ना मोड्स चेंज हुए हैं। अब उसके अंदर से आपके पास आज के अगर आप जा रहे हैं, आप अगर आज आप प्लॉट लेने जाते हैं तो प्लॉट मेरे हिसाब में आप देखते हैं तो प्लॉट की वैल्यू खड़ी होगी, लेकिन कितना टाइम लगता है ये थोड़ा सा अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। कि वैसे भी देखा जाए तो अगर हम इस्लामी महीने भी देखते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग रबीउल अव्वल का जो महीना होता है उससे थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी के अंदर आपकी डिमांड ज़्यादा आना शुरू होती है। जैसे मुहर्रम है, सफ़र है, इसमें डिमांड नहीं होती, लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो रबीउल अव्वल भी आने वाला है, उस वक्त भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि भाई आया कि ये मार्केट चलने के मूड में है या अभी और टाइम लगेगा। दूसरा, अगर आप मीन टाइम अगर आप ये देखते हैं कि भाई मैं आज से काम करना चाह रहा हूँ, मेरी कोई इनकम आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप फ्लैट्स हैं, दुकान है, या अगर आपका बजट अच्छा है तो आप एक मकान की फॉर्म में चले जाएं। इसके अलावा फिर ये होता है कि ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं प्रॉपर जो कमर्शियल के अंदर ही बनी होती हैं, उसके अंदर से ये होता है कि आपको रेंटल इनकम की ऑप्शंस फ़ौरन खड़ी हो जाएंगी। आप बैंक में रख रहे हैं पैसे, वो आप एक तरह से एक साल के टर्नओवर में होता है कि एक साल से पहले नहीं निकालते आप, क्योंकि अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट आप ब्रीच करेंगे तो उसके अंदर फिर आपको जितना भी आपने महीने रखे होंगे वो आपको रिटर्न देना होता है, उस पर फाइन भी हो जाता है एक तरीके, कभी कभी पैसे कट भी जाते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि आपने आज ले ली, लेके उसको आपने रेंट पे दे दिया। अब अगर लेट से अगर आपको लगता है कि भाई 6-8 महीने आपने उससे रेंट ले लिया है, एट द सेम टाइम उसकी वैल्यू भी बढ़ रही होगी और रेंटल इनकम भी आ रही है, उसके अंदर से आपके बिल वगैरह भी निकल रहे हैं और चीज़ें निकल जाएंगी। तो उसके बाद जब आप कल को अगर उसको बेचने भी जाएंगे तो उसके अंदर भी आपको बेनिफिट नजर आएगा, आप फिर अपनी वो जो रोलिंग्स हैं उनको भी कर सकते हैं बाद में फिर। तो ताजिम भाई आप ये बताएं कि आपकी क्या राय है इस बात में कि इस वक्त जो 2023 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस में करें इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी में करनी चाहिए करते हैं तो? जैन भी जो आपका सवाल है ये हमारे देखने वालों के काफ़ी लोगों के दिलों में ये सवाल है कि प्रॉपर्टी जो है वो प्लॉट्स वगैरह की वैल्यू डाउन है तो अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें। अब वो काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो शेयर में या गोल्ड वगैरह में या दूसरी चीज़ों में नहीं जाते हैं। तो उनके लिए बेहतर ये है कि अभी आजकल जो प्लॉट्स हैं, जो खाली ज़मीन है उसकी वैल्यू थोड़ी सी जो है फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे काफ़ी जा रही है।
तो बेहतर मशवरा तो ये है कि आप कोई दुकान ले लें, कोई फ्लैट ले लें छोटा, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, 25-50 लाख रुपए की दुकान भी मिल जाती है, हमें शॉप फ्लैट मिल जाता है छोटा, उसकी एक रेंटल इनकम आपको जनरेट होना शुरू हो जाती है। सेकेंडली आपकी पेमेंट जो है वो इनकेस अगर आप बैंक में रखा हुआ है तो वो डाउन हो रही है वैल्यू डॉलर के हिसाब से, लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है तो वो डाउन नहीं होगी, वो हमेशा वक्त के साथ साथ बढ़ेगी, आपको रेंटल वैल्यू भी देगी और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो वैसे भी ग्रोथ कर रही है, उसके रेट भी बढ़ रहे हैं उसके। तो बेसिक आज के टाइम में जो आज हम सिनेरियो देख रहे हैं मार्केट का, उसके अंदर तो खाली ज़मीन लेने से अच्छा है कि कोई रेंटल प्रॉपर्टी ले ली जाए या लेके कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी जाए, जिससे आपका रेंटल वैल्यू जनरेट हो जाए। तो ताजिम भाई हमें ये बताएं कि इसके अंदर अगर आप कह रहे हैं रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं, तो इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट का, कि जैसे हमने कोई चीज़ पुराना घर ले लिया या पुराना फ्लैट ले लिया, इसको रिनोवेशन करके बेचते हैं, या कोई नया ज़मीन ले ली उसको बना के बेचते हैं, तो इस वक्त जो है इसका इसमें फ़ायदा होगा इन्वेस्टर्स को अगर इसमें जाते हैं लोग? देखिए जैन भाई, जो मकान फ्लैट या दुकान होती है, इसकी कभी भी आपकी जो सेल परचेज की रेशियो होती है वो कभी भी कम नहीं होती है। ज़मीन का होता है कि आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ली जाती है। जो मकान है, दुकान है, फ्लैट है, ये जेन्युइन पार्टीज भी लेती हैं और ज़्यादातर जेन्युइन पार्टियों के लिए होता है। यानी जेन्युइन पार्टी का मतलब ये हो गया उसको अंदर रहना नहीं होता उसने, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट जो होती है जेन्युइन होती है, वो साल 2 साल बाद बेचने वाला नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाला होता है। तो उस टाइम पर जेन्युइन इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि जी ये पक्की इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने, ये लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया अब इन्होंने। तो उसके अंदर भी जो है आज के टाइम के अंदर लोग काफ़ी हम देख रहे हैं कि बेंगलोर गए जो हैं वो भी ले रहे हैं, रेनोवेट करके उसको रेंटल वैल्यू पे दे देते हैं। कुछ ने तो माशाल्लाह जब गुलशन और जौहर के अंदर जो मकानात थे उनको उन्होंने गेस्ट हाउसेज बना दिए हैं। जो बड़े रोड के मकान थे वो गेस्ट हाउसेज बन गए हैं बाकायदा आबादी के बीच में। कुछ ने कमर्शियल एक्टिविटी करा ली है उसके अंदर। मेन रोड के थे, 100 फीट रोड के थे, 150 फीट रोड के थे, या 60 फीट रोड चलता हुआ रोड था, तो उसके ऊपर उन्होंने वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है वो सेपरेट करके उनको कमर्शियल ऑफिसेज दे दिए हैं। अच्छा, छोटी इन्वेस्टमेंट में आपको दुकानें मिल जाती हैं, आपको 25 लाख से लेके 1 करोड़ के दरमियान आपको दुकानें मिलना शुरू हो जाती हैं। दुकान के ऊपर सबसे अच्छा बेनिफिट ये हो जाता है कि उसके अंदर आपको मेंटेनेंस नहीं देनी होती, उसके ऊपर आपको कोई काम नहीं कराना होता। आपने दुकान ली, वाइट वॉश कराया, किराए पे दे दिया आपने, अब उसके बाद जब वो किराएदार खाली करेगा कि जब भी करेगा उसके बाद आपने वाइट वॉश कराना, उसके अलावा कोई मसला नहीं होता उसका। तो शॉर्ट टर्म में तो ये चीज़ें बहुत बेहतर है आज के टाइम में, और इसके अंदर रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिख रहा है लोगों को। तो सलमान भाई आपसे भी ये सेम ही क्वेश्चन है कि आप क्या इसके हवाले से अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकते हैं? देखिए जैन भाई, थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा क्योंकि ताजिम भाई की अपनी राय है उसके अंदर। असल में जो अगर आप मकान या फ्लैट और ये जो दुकान है, ये तीनों चीज़ें एक फार्मूला ही इनका डिफरेंट है। क्योंकि मकान जो होता है उसकी एक पर्पज़ अलग है उसका। अब तो आज यहाँ हमारे मुल्क में होता है ना थोड़ा सा कि हम पर्पज़ जो हैं वो रीडिफाइन कर लेते हैं चीज़ों के। लेकिन देखा जाए तो हर पर्पस की उसकी एक क्लास बनाई गई है यहाँ पे। अब जैसे दुकान है वो एक कमर्शियल पर्पस के इस्तेमाल, वो रिहाइश के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। जैसे इसी तरह मकान जिस तरह था वो रिहाइश की जगह हम उसको कुछ और एक्टिविटीज़ में भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह इन्वेस्टमेंट का पॉइंट होता है ना, तो उसकी वजह से ही ये डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती हैं। कि जिस तरह अगर आप मकान है उसको आप वेयर हाउस फॉर्म में ले गए, या उसमें कोई क्लिनिक खुल गया या कोई और चीज़ हो गई, तो वो जो मकानियत होती है ना उसका फिर रेशो ख़राब होता है कि जो रेट्स होते हैं उन चीज़ों के भी आउट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर इसी चीज़ को ही अगर देखा जाए कि मकान जैसे अगर रिहायशी पर्पज़ से हटा दिया जाए तो फिर तो वो हर काम करने के लिए तैयार है ना। उसके अंदर आपको तकरीबन 4800 स्क्वायर फीट की जगह तो आपको 240 गज की जो प्रॉपर्टी है वही दे रही है। तो अब 4800 स्क्वायर फीट की जो जगह है वो अगर आप कमर्शियल लेने जाते हैं तो उसका रेट आउट ऑफ बॉक्स हो जाता है बिल्कुल। तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि जो एक्टिविटीज़ होती है ना वो थोड़ा सा मिक्स हो जाती हैं। लेकिन चलें हम अभी जो हमारी सिनारियो उसके हिसाब से भी देखा जाए, उसके अंदर भी ये है कि अगर आपको ये ऑप्शन नज़र आता है कि जी मेरे पास अगर प्लॉट है रखा हुआ, उसको आप कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे तो उसमें आपको दो पैसों का चांस है कि अगर आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, आज के हिसाब में आप लेने जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है वो भी अब डिफाइन करनी ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह अभी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जिस दिन हमें कोई चीज़ लेनी है, यानी आज मैंने सरिया लेने जाना है तो मुझे आज का ही रेट मिलेगा, वो कल के लिए मुझे फिक्स नहीं कर रहा। वो कह रहा है अब हो सकता है डॉलर का रेट अगर कल चेंज हो गया तो हम फिर इतने का नहीं दे सकेंगे। अभी एक हफ्ता पहले हमने 2,60,000 रुपये की पर टनेज के हिसाब से सरिया ख़रीदा, तो वो आज 2,78,000 रुपये पे खड़ा हुआ है। तो आप इतने से टाइम के अंदर इतना ज़्यादा आप पर टन का हिसाब देख रहे हैं। अगर मैंने 10-12 टन 15 टन अगर मैंने उठाना है सरिया, तो तकरीबन मेरे को 3-3.5 लाख रुपए की एवरेज खड़ी हो जाती है जो डिस्टर्बेंस आ रही है।
आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा है किसी पार्टी से, तो वो तो वैसे ही आउट हो गया ना एक हफ्ते बाद ही। फिर इसी तरीके से आपका सीमेंट है, फिर अवेलेबिलिटी का इशू होता है, फिर आगे जाके तो असल काम शुरू होता है जब कॉस्मेटिक्स आती हैं उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपने उस पूरे सैनिटरी लानी है, यानी आपके किचन तैयार होने हैं, तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर रख रही हैं। फिर ये होता है कि जो आपकी पार्टी है, जिसकी आप जिसको फोकस करके काम कर रहे हैं कि जी इस तरह का मेरे पास क्लाइंट आएगा कल को मकान लेने के लिए, तो वो भी देखना होता है कि वाकई वो अभी अवेलेबल है मार्केट में, उस चीज़ की डिमांड है या नहीं है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स मामला हैं, इतना आप इसको आसानी से इसको डिफाइन कर नहीं सकते। ज़्यादा आसान यही है कि बिल्टअप कोई चीज़ अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल रही है, उसको आप असेस करें पहले। वो भी आपका, अगर आपका उससे तजर्बा है कि भाई ये दीवार के अंदर की क्या मामले हैं अभी, क्योंकि ये तो एक हिडन चीज़ के ऊपर आप चल रहे होते हैं ना कि अब क्या है इसके अंदर इश्यूज आए थे। अब हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम के इश्यूज हो, जो आपको अगर कोई 10-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए एक हम मैं और ताजीम क्योंकि साथ काफ़ी टाइम हो गया हमें, तो याद है हम एक वो मकान देखने गए थे, वो हमें 25 लाख रुपए मार्केट से डाउन मिल रहा था। अब हम लोग एकदम हुए कि यार ये तो फौरन उठाने वाली चीज़ है। अब जब जाके थोड़ी सी जाहिर सी बात है, अब थोड़ा टाइम हो गया हमें, तो हमने थोड़ी सी मालूमात दी, तो वो जो मकान था उसके नीचे प्लिंथ ही नहीं डली हुई थी, वो पट ब्लॉक के ऊपर उसने करके मकान तैयार कर दिया था। तो इस तरह के मामला हो जाते हैं। अब वो मैं जगह नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि आप फिर बहुत आसानी से ट्रेस कर लेंगे मामला को। तो ये पहला वाकया नहीं है, ये काफ़ी जगहों पे ऐसे मामला हुए हैं। तो ये भी एक इशू होता है कि जो अंदर क्या हुआ है उसके मामला, तो आप इस चीज़ को भी बड़ा तरीके से लेके चलना होता है। आंखें बंद करके आप नहीं चल सकते कि मैं रेनोवेशन में जा रहा हूँ और मैं लूँगा और मुझे 50 लाख रुपए निकल आएंगे, तो इतना आसान नहीं है। हर चीज़ को एक बैलेंस आउट करने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा आसान है, जैसे मैंने पहली वाली बात में भी ऐड किया था कि अगर आपका बजट है, आप कोई यानी रनिंग कंडीशन में लें चीज़। अच्छा, इसके अंदर भी आप ये कर सकते हैं कि जैसे मकान लेने जा रहे हैं, तो मकान के अंदर आप रेंटल वैल्यूज़ के साथ भी बिक जाती है जी, कि भाई एक चीज़ ये हमारी ऑलरेडी रेंट पे चढ़ी हुई है। अब जैसे अगर कोई 5 करोड़ की चीज़ है या 4 करोड़ की चीज़ है, इससे कम तो अब लॉजिकल नहीं बनती चीज़ें, तो उसके हिसाब से फिर आपको पता लग रहा है आपको कि कमर्शियल रेंट के ऊपर गई हुई है या जैसे अगर रेजिडेंशियल रेंट पे गई है, तो भी आपको 1 लाख, सवा लाख रुपए, 2 लाख, 1.5 लाख के कहीं भी के क्या एवरेज आ रही है। तो उसके बाद आप असेसमेंट करें और चीज़ को खरीदें, वरना ना करें। तो ताजिम भाई, हमारा दूसरा सवाल है जो कि हमारे व्यूअर्स का था कि लीज फाइल लेना चाहिए या ट्रांसफ़र फाइल लेना चाहिए, क्या कौन सी ज़्यादा बेहतर है? जैन भाई, लीज और ट्रांसफ़र फाइलें दोनों सही होती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है फाइलों के अंदर। सिर्फ लीज़ का आपको पता है कि लीज़ जो है वो रजिस्ट्री हो जाती है, वो वफाक के पास इनरोल हो जाती है। ट्रांसफ़र फाइल जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास रहती है, अपने सूबे के पास रहता है उसका रिकॉर्ड। सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है, बिल्डर जो आपकी बेसिक जो ज़मीन होती है, पहले कोई सी भी ज़मीन होती है सोसाइटी की हो कुछ भी हो, वो गवर्नमेंट की तरफ से उसको लीज़ दी जाती है। उसके बाद ही वो फाइल को प्लॉटिंग के अंदर लेके आता है अपनी ज़मीन को। उसके बाद वो ट्रांसफ़र फाइलें देता है, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो लीज़ भी दे सकता है। उसको जो है वो लीज़ की अथॉरिटी दी भी होती है गवर्नमेंट ने। तो ऐसा कोई मसला नहीं होता कि सोसाइटी अगर ट्रांसफ़र फाइल देगी तो लीज़ नहीं होगी या मसला होगा। आपका गुलशन के गुलिस्तान जौहर और जितनी भी बफर जोन वगैरह हैं, जितनी सोसाइटीज़ हैं या गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, वो सब ट्रांसफ़र पे आई हैं। बाद में लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लीज़ पे गए तो गए, गवर्नमेंट ने कोई आपके ऊपर वो बॉन्डिंग नहीं लगाई थी कि आप लीज़ करवाएँगे। तो लीज़ और ट्रांसफ़र में कोई ऐसा मसला नहीं है। बस छोटा-सा एक बात है कि वो लीज़ जो है वो वफ़ाक के पास रजिस्टर्ड हो जाती है और जो ट्रांसफ़र होती है वो सूबे के पास होती है बस। सलमान भाई, इसी से रिलेटेड आपसे भी एक सवाल है कि हमारे अपना क्या बोलते हैं व्यूअर्स ने किया था कि लीज, सैलरीड, सब लीज, इनका क्या फ़र्क होता है, क्या चीज़ें हैं ये? जैन भाई, ये जो लीज है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट, यानी आपको अगर आसान लफ्जों में समझना है तो सबसे पहले लीज ही होगी। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट हो, दुकान हो, मकान हो, फ्लैट हो, वट एवर, अगर आपने उसको इनरोल करवाना है, अगर वहाँ ज़रूरत है लीज, जैसे अगर फ्लैट्स हैं, फ्लैट साइड जो होती हैं और जो दुकानें, ये लीज के बगैर नहीं बिकती। ये इनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो लीज ही होता है। इसके बगैर तो वो मतलब 25% पे आ जाएगी चीज़ वो एक तरीके से, क्योंकि वो इसकी एक कंडीशन है। मकान और दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे मैंने बताया ना, फ्लैट और दुकान जो है उसके लिए लीज होना लाजमी है। मकानों के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसमें ट्रांसफ़र भी रख सकते हैं और लीज भी हो सकता है। लेकिन पहला जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो लीज होगा ट्रांसफ़र के बाद का, अगर आप करवाते हैं।
अब सेल डीड जो होती है, लीज एक दफा हो गई वो एक दफा ही होगी, जितनी दफा वो प्रॉपर्टी बिकेगी वो सेल डीड के थ्रू बिकेगी। अच्छा, सेल डीड आप नहीं करवा रहे तो पावर ले लेंगे, पावर एक शॉर्ट फॉर्म कहलाती है उसकी। अच्छा, पावर के बाद फिर सब पावर भी करा सकते हैं, यानी ये थोड़ी सी कंडीशन है, लेकिन ये स्टेप्स हैं इसके अंदर। भाई जो सबलीज का मामला है वो आपको तादिम भाई समझाएंगे। जो सबलीज का जो मैटर होता है ना, इसके अंदर जो बिल्डर होता है उसको गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज होता है, उसकी जो प्रोजेक्ट होता है वो लीज उसके नाम पे हुआ होता है। जिसके नाम पे लीज होता है, फिर वो फर्स्ट टाइम के अंदर जाके जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है, जैसे वो फ्लैट्स होते हैं, वो पहले बेसिक ट्रांसफर कराता है वो बिल्डर से, जो है ना वो आप कह लें कि अलॉटी जो होता है। अगर उसने लीज करवाना है तो फिर वो लीज के चार्जेस देता है। उसके बाद जो बिल्डर की तरफ से नुमाइंदा होता है उसका, जिसको अथॉरिटी होती है लीज की, वो जाता है डीसी ऑफिस में उस पार्टी के साथ जो अलाटी होता है उसके साथ पे, वो जो एक सब लीज जो है वो पेपर बनते हैं, तो बिल्डर वाले का जो नुमाइंदा है वो उसके नाम पे सब लीज ऑथोराइज करता है, फिर वो एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो जाती है। अब जो जितने फ्लैट्स और शॉप्स होंगी वो सब लीज़ों पे होती हैं। फिर उसके बाद वो सेल डीड चलती है उनकी भी, जैसे लीज वाले की सेल डीड चलती है ऐसे सब लीज वाले की सेल डीड चलती हैं आगे पर। सलमान भाई, 2023 में प्रॉपर्टी को बेचना चाहिए या नहीं, या होल्ड करना चाहिए, आप क्या कहते हैं? जैन भाई, जो वर्ड यूज हो रहा है ना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। जिस तरह प्लॉट है, फ्लैट है, मकान है, शॉप है, हर चीज़ प्रॉपर्टी में ही काउंट होता है। अच्छा, जो सिर्फ जो अभी थोड़ा सा हमें जो नज़र आ रहा है वो प्लॉट्स के ऊपर ही नज़र आ रहा है, इसके अलावा तो किसी चीज़ पे इशू है ही नहीं ना अभी, ना दुकान का इशू है, ना फ्लैट का इशू है, और ना मकानों का इशू है। मकानों का रेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, डिमोलिश ही लेने चले जाएं, अगर आप डिमोलिश भी ले रहे हैं गुलशन में कहीं पे, उनका रेट पिछले साल से बढ़ गया है। क्योंकि जितनी जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, इस हिसाब से जो पोश एरियाज हैं, जो बिल्डअप एरिया है, जहाँ जहाँ पे आबादी आ गई है, 100% पे ही चले गए, जैसे गुलशन है, जौहर है, वो भी 80-90% खड़ा हो गया अब जाके, तो वहाँ तो गिर नहीं रहा रेट, वहाँ तो कहीं रेट नहीं गिर रहा, वो बढ़ रहा है अपने हिसाब में। सिर्फ जो आपका सेक्टर हिट हुआ है ना, वो प्लॉट्स के ऊपर हुआ है। तो अगर आपके प्लॉटों के अंदर आप रख के बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो प्लॉटों के हिसाब से तो आपको लॉस नज़र आएगा। अच्छा, वो भी उन जगहों पे है जहाँ पे अभी आबादी नहीं है। जहाँ आबादी आ गई है उन, जैसे अगर मेमार में जाएं आप, या 33 के अंदर भी उन जगहों पे जाएं कि जहाँ पे आबादी और प्लॉटों का तनासुब यानी 50-50 या 60-40 रह गया है अभी, उसके अंदर सिर्फ जो है कि पार्टी थोड़ा सा शॉर्ट है, यानी जेन्युइन जो बाएंगे वो शॉर्ट है, इन्वेस्टमेंट जो है वो तो रुक गई। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन कोई भी अगर बायर आ रहा है तो वो पुराने रेट में ही कोट हो रही है चीज़, उसके अंदर इतना फर्क आपको नज़र नहीं आ रहा। अब जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि जो जेन्युइन बायर भी है ना, वो भी अब थोड़ा सा चांस ले रहा है उसके ऊपर कि मैं इसको रेट कम से कम में लेने की कोशिश करूं इसको, क्योंकि जेन्युइन बायर मार्केट में नहीं है, बाइंग सेलिंग कम है प्लॉट्स के अंदर, तो उस वजह से थोड़ा सा मार्केट रुक रही है। वरना अगर आप जो एक्चुअल प्राइस, जैसे अब जाहिर सी बात है कि लॉजिक नहीं बनती ना कि अगर मैंने एक चीज़ 1 करोड़ रुपए की ली है तो मैं आज उसको 80 लाख रुपए का बेच रहा हूँ। मैं अब 80 लाख रुपए के देने के बाद मुझे वही चीज़ उसी मतलब सोसाइटी के अंदर वो चीज़ दोबारा मुझे 80 लाख की नहीं मिलेगी, तो वो मुझे फिर 85-90 करने पड़ेंगे। तो लॉजिक नहीं है कि वो मैं बेचने जाऊं उसको आज, मजबूरी है किसी की, कोई और मसले मसाइल हैं, किसी को कोई और अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है कि भाई चलो यहाँ से मैं निकालता हूँ और कहीं और लगाता हूँ, तो फिर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। वरना उसके अलावा तो कोई मतलब मैथ्स का सवाल हल ही नहीं हो पाएगा ना, ये आंसर ही नहीं निकलेगा कि मैं क्यों बेचूं इसको, जाके वेट करना चाहिए मुझे इसके ऊपर। और ताजिम भाई, आपके क्या राय है, आप क्या देना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को? जैन भाई, बात यह है कि जो रेट्स आपके कुछ साल में गए थे प्रॉपर्टी के, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुए थे, जो कि एक हम खुद प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो हमें भी नहीं समझ आया था कि इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जाने चाहिए थे। तो जब आपके रेट्स एकदम से शूट होते हैं ना, तो उसके बाद आपको डाउनफॉल का ज़्यादा खतरा हो जाता है। अगर एक पहले मोहतात अंदाज से चलते हुए जाएँ रेट, तो ऐसा मसला नहीं आता। हमने देखा 1 साल के अंदर 50-50 लाख फाइल के ऊपर बढ़ गए, यानी 50 लाख की फाइल 1 करोड़ की हो गई 1 साल में। तो ये रेशो समझ नहीं आता किसी को प्रॉपर्टी का। जेन्युइन जो कंडीशन होती तो आपके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बढ़ते हुए समझ आते हैं एक आम फाइल के ऊपर, जो एक टाइम पे पहले हम देखते भी थे फाइलों के अंदर। तो इसी वजह से थोड़ा सा वैल्यू डाउन हुई कि जो ज़मीन होती है वो कभी भी अपने एक्चुअल प्राइस से नीचे नहीं जाती है। ये हमारे वालिद साहब भी कहते थे, बुजुर्ग ही कहते आए प्रॉपर्टी के अंदर कि प्रॉपर्टी जो है, ज़मीन जो है, वो अपनी असल कीमत से नीचे नहीं जाती। तो आज भी आप देख लें, जो जगहों की वैल्यू हमारे हिसाब से कम हो गई, हम कह रहे हैं कि आधी हो गई, 65% हो गई, किसी में 30% डाउन हो गई,
वो हम कह रहे हैं क्योंकि वो रेट ऊपर गए थे उनके, लेकिन जेनवन के अंदर वो अपने एक्चुअल रेटों के ऊपर खड़ी हैं, आज भी अपने एक्चुअल रेट से ऊपर ही खड़ी हुई हैं वो, जो कि लेने वाले रेट एक्चुअल होने चाहिए थे मार्केट के। तो अगर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए तो आज अच्छा मौका है कि चलो उनको कम पैसों में फाइलें मिल रही हैं। हमने जो फाइल 70 लाख की भी देखी, वो 50 लाख से डाउन पे खड़ी भी ले सकता है वो बंदा, उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो बेचने वाले हैं वो अभी होल्डिंग के ऊपर हैं, सिर्फ वो फाइलें बिकने में आई जो पुरानी फाइलें थी, ओल्ड फाइल थी, वो अभी मार्केट में आई। नई फाइलें अभी मार्केट के अंदर नहीं खुली हैं। कोई बंदे ने अभी 50 लाख 25 लाख का नुकसान करने का नहीं सोचा है। तो ऐसा ना सोचे कोई कि शायद कोई फाइलें जो बिल्कुल ही कौड़ियों के दाम मिलना शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आप भी मार्केट में बैठे हैं, मैं भी हूँ, बहुत कम फाइलें सुनने में आई हैं। वो इसीलिए आई हैं कि जो पुरानी फाइलें लेके बैठे हैं वो ज़रूरत के तहत बेचे हैं। नई फाइल वाला भी कोई नहीं बेचा, सब होल्डिंग के ऊपर उम्मीद अच्छी लगा के बैठे हुए हैं लोग। सलमान भाई, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मशवरा देना चाहे थे, तो क्या मशवरा था, कुछ बताएंगे? जैन भाई, मशवरा तो नहीं था। मशवरे के लिए तो हमने एक अनाउंसमेंट करनी थी कि बेसिकली अगर जिस तरह मैं देख रहा होता हूँ कि काफ़ी लोग हैं वो परेशान हैं कि अभी स्टेट वालों से बात करेंगे तो कहीं कमीशन ना मांग लें वो लोग। कमीशन देते हुए आजकल सभी टेंशन में आ जाते हैं। तो एक छोटा सा हमने एक ऑप्शन किया था कि काफ़ी दफ़ा में मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि भाई हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो हम लें, यहाँ ले रहे हैं, वहाँ ले रहे हैं, तो मशवरे ले रहे होते हैं। तो मैंने कहा ये एक आइडिया मेरे जहन में आया था कि भाई ये सिर्फ आइसोलेटेड ही क्यों हो, फिर हम अपनी एक तरह से जो अपना चैनल है उस पर ये ऑप्शन दे देते हैं कि जो कोई भी प्रॉपर्टी से जेन्युइनली नए लोग काम कर रहे हैं या जो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी है या दोबारा से या नए सिरे से ख़रीदना चाह रहे हैं, तो वो अगर उनको कोई इश्यूज नज़र आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो ले रहे हैं वहाँ के कागजात कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है, और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किस तरह कर रहे हैं। जैसे होते हैं ना लोग हर तरीके से अलग अलग तरीके से सबको समझा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी के काम में भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट हैं, जो सब एजेंट्स को पता होते हैं। लेकिन ये होता है कि कभी कभी जिस तरह कोई जेन्युइन क्लाइंट होता है ना, तो वो थोड़ा सा मामला हिल भी जाते हैं कभी कभी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लें। तो अगर उनको कोई भी ऐसे इश्यूज आ रहे हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे, क्योंकि हमसे वो फाइल ना तो परचेज कर रहे हैं ना हम उनकी फाइल बेच रहे हैं। तो ये मिडल में एक मैंने ऑप्शन सोचा था कि अगर कोई भी बात करना चाहे, कोई मशवरा लेना चाहे, तो वो उसके लिए हमसे रब्ता कर सकता है इंशाल्लाह। वो व्हाट्सएप नंबर पे हम इसको थोड़ा सा रखेंगे क्योंकि मेन कॉल के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी कभी आप आगे पीछे भी होते हैं। तो वो अगर एक वॉइस मैसेज छोड़ दें, लेकिन ये उनके लिए है कि जो जेन्युइनली इसके लिए फिर हो, जिनको जेन्युइन इश्यूज हो। क्योंकि अगर तो क्योंकि आजकल भी बहुत ज़्यादा ये एक थोड़ा सा मसला बना हुआ है कि आपने प्रॉपर्टी नहीं भी लेनी होती ना तो आप फ़ोन करके वो 1 घंटा फिर वो लेते हैं उसके अंदर हमसे। जाहिर सी बात है, हमने भी काम करना है। अब ये इतना ज़्यादा वो लोड हो जाता है ना तो फिर मेन काम थोड़ा सा रुकना शुरू हो जाता है उससे। तो ये उनके लिए है कि जो जेन्युइनली अपने कोई इनको इश्यूज हैं, तो वो प्रॉपर्टी अगर चलो कोई और जैसे होता है कोई हेयरशिप के मसले हैं, कोई और मसले मसाइल हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या प्रोसीजर होता है, कहीं और से करवाएं, जहाँ से भी करवाएं। अगर मशवरा लेना चाहें तो वो हमारे ऑफिस हैं, जैसे एक मर्चेंट नेवी में, एक नीपा चुरंगी पे, तो दोनों में वो आएँ, बैठें हमारे पास, फ़ोन करके आ जाएं और बैठ के डिस्कस कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो व्यूवर्स, ये था हमारा छोटे से क्वेश्चंस जो कि हमने उसके आंसर्स दिए हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस करना है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके क्वेश्चंस के जवाब भी देंगे हम आपको इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।